लेकिन कल ईद के चलते बाजार बंद होंगे तो मुनाफा वसूली आज के आज ही और पूरी एक्सपायरी की पोजीशंस कटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीकली एक्सपायरी है, नोट कीजिएगा। तो आज देखिए निफ्टी के हाल क्या है। निफ्टी दरअसल 14,800 के नीचे कर रहा है कारोबार, 95 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक 263 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ, हालांकि डेज लो से अपनी चाल को थोड़ा सा सुधार पाने में कामयाब रहा है, लेकिन हाँ प्रेशर कायम है। मिड कैप इंडेक्स इस समय आपको फ्लैट दिखाई देगा, हल्का सा नुकसान में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये बाकी इंडाइसेस के सामने थोड़ी सी अपनी चाल को बेहतर कर पाने में कामयाब। 1:1 का रेशियो है। जितनी गिरावट देखने को मिल रही है उतनी ही तेजी वाले काउंटर्स है। वैसे तेजी वाले काउंटर्स बाय विस्कर थोड़े से ज्यादा हैं। अब आइए कि इस समय एक्शन कहाँ कहाँ है, तो आपके लिए वो हाईलाइट्स लेकर आते हैं। 14,800 के नीचे ठीक बना हुआ है निफ्टी, इस पे दबाव कायम है। निफ्टी बैंक में अगर जो प्रेशर है 250 पॉइंट का, वो दरअसल आया है निजी बैंकों की बदौलत, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, कोटक जैसे काउंटर्स। सरकारी बैंक, पावर, कैपिटल गुड्स, ये शेयर है या फिर ये क्षेत्र है जहां पर लोगों ने खरीदारी की है। और एफएमसीजी शेयरों में भी मिड कैप वाले खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। आज फिर सरकारी कंपनियों में तेजी है और रेलवे स्टॉक्स चमके हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। आज के सत्र में मिड कैप फार्मा में भी कुछ नरमी और टेक्नोलॉजी शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये पूरा माहौल मूड का बाजार का आपके सामने आ गया। अब करते हैं गाबा जी को शामिल। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज एक्सपायरी का सत्र, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, 14,800 के नीचे, क्या और प्रेशर बन सकता है? गुड आफ्टरनून टू यू। लग तो ऐसा रहा है क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है तो वीक, जो ब्रेकडाउन मिला है वो तो है, लेकिन एक बहुत गिरावट है, उसके बाद एक बाउंस मिला है। ये जो बाउंस मिला है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ तेजी है नहीं। जगह तो अच्छी है सेल करने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की है क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी है। लेकिन लोअर लेवल्स करीब कह सकते हैं 14,700 फिर एक देखने की एक संभावना है। स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है। जो अपमूव मिला है वो प्योरली एक शॉर्ट कवरिंग अपमूव है, क्योंकि जिन्होंने कल शॉर्ट किया आज तो कवर करेंगे वीकली एक्सपायरी, और कल छुट्टी भी तो है ना। हाँ, छुट्टी के चलते भी शायद आज पोजीशन थोड़ी सी हल्की ही रहें, क्योंकि ओवरनाइट देखिए क्या हो रहा है। कल भी डाउ की धुलाई हुई, उसके पहले परसों नैस्डैक का प्रेशर था। कल पता नहीं क्या हो गया, फिर आज शाम को क्या ट्रेड होगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए शायद पोजीशन थोड़ी सी हल्की रोल हो। फिर उस लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर रहेगा। किन स्टॉक्स में आपको कन्विक्शन है ट्रेड लेने का? बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक ही होना चाहिए, और मैंने चुने हैं दो स्टॉक। एक तो है सन टीवी, यहाँ पर एक तेजी नजर आती है। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब कह सकते हैं 545 का है, वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 527। सन टीवी यहाँ पर बाई नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है कि यस अप मूव ऑन है। टारगेट करीब 2000 से कम 1990 सही है कि 2-4 दिनों से हम तेजी देख रहे हैं, पॉसिबल है वहां तक चला जाए, और स्टॉप होगा 1935 का। ओके, 1935 का आप स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं लगाकर चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी एक ट्रेड। लेकिन ये सन टीवी का ट्रेड तो कैश में लेना होगा ना गाबा साहब, क्योंकि अभी भी बैंक का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, सन टीवी सभी कैश में ही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी कैश में है और सन टीवी भी कैश में है। इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 5 रुपए नीचे कर दें स्टॉप लॉस तो और अच्छा रहेगा, 30 का कर दें। ओ ठीक है, तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और सन टीवी की बात हुई। चलिए फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मिड कैप के वो काउंटर्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिला है। तो आज यकीन मानिए रेलवे काउंटर्स में फिर जोश लौटता हुआ। 1-2 दिन पहले या फिर सोमवार के सत्र में मुझे याद है रेलवे में थोड़ी बहुत खरीदारी आई थी, लेकिन आज फिर मोमेंटम लौट रहा है। आरवीएनएल का शेयर देखेंगे आप तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और इसके ठीक पीछे इरकॉन, आईआरएफसी जैसे काउंटर्स में भी तेजी देखने को आज मिल रही है। यही नहीं, कुछ और तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर अब हाजिर करते हैं जहां पर ट्रेड मजबूती का। तो ये देखिए सरकारी कंपनियां आईटीडीसी, एमएमटीसी, एमआरपीएल, एनएफएल, डबल डिजिट गेन्स 3 स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। और आईटीडीसी तो कल मेरे ख्याल में 10% भागा था, आज 3% तक, 4.5% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर जहां पर आज हमने देखा है मूड माहौल खरीदारी का। तो गेनर्स में गोदरेज कंज्यूमर आज आउट परफॉर्म कर रहा है, नंबर्स अच्छे, वॉल्यूम ग्रोथ 29% का, तो स्टॉक 21% भागा है।
वेंकीज में अचानक तेजी जोर पकड़ रही है, 18% का उछाल। फर्स्ट सोर्स, चमनलाल सेठिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी के सौदे देखने को मिले, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है और इनमें ये फार्मा और हॉस्पिटल काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया आज करेक्ट कर रहा है, करीब 5% नीचे। ओलंपिक में 4% का नुकसान। जेबी केमिकल्स, शेल्बी जैसे काउंटर्स में कुछ मुनाफा वसूली देखी जा रही है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। लेकिन गावा साहब जिक्र कर रहे थे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, वहां पर तेजी का ट्रेड गावा साहब ने सुझाया है और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे कल आएंगे। इसके साथ साथ एस्कॉर्ट्स भी अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। तो पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर बात कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, गावा साहब ने तो दे दिया तेजी का ट्रेड, अब नतीजे आएंगे कल छुट्टी वाले दिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है? देखिए, अगले 2 दिन काफ़ी क्रूशियल रहेंगे और अगले 2 दिनों में बहुत सारी कंपनीज के नंबर है, उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्री भी है और एस्कॉर्ट्स भी शामिल हैं। तो पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की गावा साहब भी बात कर रहे थे, इनके नंबर्स की बात की जाए, करीब 1570 करोड़ रुपए इस तिमाही में रेवेन्यू आएगा। 1390 करोड़ से बढ़कर ये रेवेन्यू आएगा और इबिटा फ्रंट पर भी 490 करोड़ का एक आंकड़ा आएगा, जो कि 410 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 31% मार्जिन आएंगे, 29% से बढ़कर ये मार्जिन इस तिमाही में देखने को मिलेंगे और 300 करोड़ का मुनाफा जो कि 260 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आएगा। जो इनके सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर है वो भी बेहतर होंगे और वाई बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे आने का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा है। करीब 7% वॉल्यूम ग्रोथ इनकी वाई बेसिस पर होगी, जो कि सीक्वेंशियली भी 4% बढ़ेगी। तो 4% सीक्वेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ है और मुनाफा फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सीक्वेंशियल बेसिस पर देखने को मिल सकता है। दोनों प्रोमिनेंट सेगमेंट एग्री और ओटीआर दोनों ही अच्छा करेंगे और स्पेशली इनका यूरोपियन बिजनेस बेहतर करेगा और यूरो के एप्रिसिएशन की वजह से या फिर इनपुट कॉस्ट ईज आउट होने की वजह से ये आप मान के चलेगी इनकी मार्जिन्स थोड़े बेटर साइड पर होंगे, लेकिन कुछ हद तक रॉ मटेरियल कॉस्ट उसको सेट ऑफ करेगी और एक्सपेंशन प्लान की सेट ऑफ करेंगे। लेकिन ओवरऑल नंबर बेहतर साइड पे वाई बेसिस पे हम मान के चल रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री के। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स के नंबर हैं और एस्कॉर्ट्स क्योंकि सेल्स के नंबर्स में पिछले 2 बार से इन्होंने चौंकाया है, अच्छे सेल्स के नंबर दिए थे, तो इसलिए एस्कॉर्ट्स के भी नंबर्स पे बेहतर साइड पे मार्केट मान के चल रहा है। 2144 ये एक आंकड़ा होगा रेवेन्यू का, जो कि 1381 करोड़ से बढ़ेगा। लो बेस का एक बड़ा इफेक्ट यहां आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 194 करोड़ के सामने 362 करोड़ का इबिटा, यानी करीब दोगुना इबिटा होने का अनुमान है और मुनाफा भी 190 करोड़ से 363 करोड़ रुपए आएगा। मार्जिन 14% से 16-17% के आसपास तिमाही में रहेंगे। कुबोटा रेंज जो कि इनकी पिछले साल से लॉन्च की हुई रेंज है, बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस वहां से आते हुए दिखाई पड़ेगी। स्ट्रांग रूरल ग्रोथ है, अच्छी डिमांड इनकी रूरल साइड पर देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर इनके बेहतर साइड पर रहेंगे। थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइसेस का इंपैक्ट इस क्वार्टर में रहेगा, लेकिन कंपनी उसे सेट ऑफ कर लेगी। तो कुछ हद तक अच्छे नंबर दोनों ही कंपनी के एक्सपेक्ट करिए। सीक्वेंशियली एस्कॉर्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा बालकृष्ण के मुकाबले, लेकिन उसके भी नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो एस्कॉर्ट्स और बालकृष्ण नंबर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की बेहतर रहेंगे। बालकृष्ण पर तो गाबा साहब ने अपनी राय दे दी, लेकिन एस्कॉर्ट्स पर एक टेक चेक ले लेते हैं। गाबा साहब, एस्कॉर्ट्स दरअसल ना थोड़ा सा हल्का ट्रेड करने लगा है, थोड़ा सा फंस सा गया है। 1182 मैंने लास्ट देखा था इसका प्राइस। बताइए ट्रेड इस समय लेंगे या फिर जब एक ब्रेकआउट नजर आए तभी लिया जाए, और वो ब्रेकआउट का स्तर क्या होगा? एक्चुअली ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1160 है, 1162 स्पेसिफिक। जब तक ये बरकरार है, लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए एस्कॉर्ट्स में। तो मैं इंतजार तो नहीं, क्योंकि 3 दिन का जब मैं ट्रेड देख रहा हूं तो उसके हिसाब से लगता है साइडवेज मूव है, लेकिन इस साइडवेज मूव में थोड़ी ताकत नजर आती है। तो पॉसिबल है कि 1200 और 1210 भी देखने को मिल सकते हैं एस्कॉर्ट्स में। तो ले लेना चाहिए, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। अपमूव मिलना चाहिए मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स। ओके, अपमूव मिलना चाहिए, ये है फिलहाल आपके लिए सलाह इस समय एस्कॉर्ट्स पर। अच्छा गाबा साहब, मुझे याद है आज सुबह में आपने सबसे पहला ट्रेड जो दिया था वो गोदरेज कंज्यूमर का दिया था। स्टॉक है दरअसल 21% ऊपर। एक बार दोहराएंगे सर कि आपका टारगेट क्या था और अब क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर किसी ने सुबह में नहीं लिया, अब क्या मौका है या फिर निकल गया हाथ से? मेरा टारगेट तो अचीव हो ही गया, लेकिन मैं कहूंगा गोदरेज कंज्यूमर, यस, आज वो मेरा टॉप कन्विक्शन कॉल था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम देखें तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, और जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से ले लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में तो टारगेट आ गया, मुनाफा घर ले जाना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से लगता है मुझे 1000 का टारगेट नजर आता है। अब ट्रेड है 864, क्वांटिटी कम कर लीजिए, अगर थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जितना है उसी से गुजारा चला लीजिए। 700 में 700 750 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है गोदरेज कंज्यूमर में, तो लेना तो चाहिए यस, और थोड़ा मीडियम टर्म वक्त देना चाहिए। टाइम देंगे तो ये स्टॉक आपको 1000 के ऊपर भी दिख सकता है। फिलहाल 750 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे हम केईसी इंटरनेशनल के बारे में। नंबर्स अच्छे रहे, यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, सीधे कंपनी के मैनेजमेंट से होंगे रूबरू। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक बार फटाफट नजर डाल लीजिए और फिर बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल की। मार्केट वैसे एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि भरपूर है। नंबर्स पर ज्यादा रिएक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। सीमेंस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा था। गोदरेज कंज्यूमर की हम बात कर रहे थे, जो आज 20% ऊपर है। और अब बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल की, और इसकी तिमाही नतीजे अगर आप देखें तो प्रॉफिट फ्लैट रहा है 194 करोड़ के आसपास। इबिटा मार्जिन थोड़ा सा ट्रिम डाउन हुआ है, 10% से 8% पर आ गया। इबिटा पर हल्का सा प्रेशर। रेवेन्यू में हालांकि वृद्धि देखने को मिली है, रेवेन्यू 4360 करोड़ के आसपास आया है। ऑर्डर बुक पोजीशन केईसी इंटरनेशनल की मजबूत होती हुई। हमारे साथ कंपनी के एमडी सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर केजरीवाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं पहले समझना चाहूंगी, जो ऑर्डर बुक जिसमें आपने कुछ L1 ऑर्डर्स भी इंक्लूड किए हैं 25,000 करोड़ के, इसमें से कितना हिस्सा आपको FY22 में एग्जीक्यूट करना है? हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स है जनरली 9 महीने से 18 महीने के होते हैं, तो इसमें मिक्स है। पर मोटा मोटी मेरे हिसाब से इसमें से करीब करीब आप देखिए 50 से 60% जो है इसमें से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कुछ नए ऑर्डर आएंगे उसमें से कुछ प्रतिशत एग्जीक्यूट होगा। ब्रॉडली 50% आप मान के चल सकते हैं। 50% आप एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि करीब 12,500 13,000 करोड़। सर, आपकी कमेंट्री में ये भी साफ दिख रहा था कि रेलवे और सिविल सेगमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्या रफ साइज होगा इन ऑर्डर्स का, और इन ऑर्डर्स में क्या मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, अगर आप प्रतिशत की बात करें तो इस क्वार्टर में 49% रेवेन्यू मेरा नॉन टीएनडी से आया है, और साल भर में 44% आया है। और मार्जिन में जैसे हमने कहा था कि इसमें धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। 20% एबिटोला भी थोड़ा कम है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि 1-1.5 साल में सिविल भी वहां पहुंच जाएगा, जैसे जैसे वहां बेस बढ़ेगा और लीवरेज का इम्पैक्ट आएगा। तो हमारी बहुत इच्छा है और बहुत कोशिश यही कर रहे हैं कि नॉन टीएनडी भी टीएनडी के लेवल पे पहुंच जाए एबिटा मार्जिन्स में। ओके सर, लेकिन जो करंट सिचुएशन इस समय है, लॉकडाउन्स का कोई इम्पैक्ट बिजनेस पर? जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इस समय काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वहां पर कोई इम्पैक्ट आया है या फिर वर्क कंटिन्यूज एज यूजुअल? देखिए, 2-3 पार्ट हैं इसके। एक तो है फैक्ट्रीज में तो क्या है, कोविड प्रोटोकॉल और वो सारा मिला के जैसे एक से कर रहे हैं, और तो फैक्ट्रीज तो अभी चल रही है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस भी है और प्रायोरिटी में भी है। जहां तक प्रोजेक्ट साइट्स का सवाल है, हमारे करीब 240 प्रोजेक्ट साइट चल रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ वर्कर हमारे होली पे छुट्टी पे गए थे, तो वो अभी वापस नहीं आए हैं। वो गए कोविड के चक्कर में नहीं गए थे, बट होली के लिए गए थे, लेकिन अब नहीं आए। सेम इशू अब ईद के लिए होता है, ईद के लिए लोग जाते हैं, अब वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा 10-15 आई थिंक 20% लोग अभी गए हुए हैं। लेकिन लास्ट 3-4 दिन से हमने कुछ लोगों को आते हुए देखा है, तो अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट है प्रोडक्टिविटी पे और आउटपुट पे, लेकिन चिंता वाला अभी तक तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मास माइग्रेशन जैसे पिछले बार मार्च वगैरह में हुआ था, जब 30,000 के 15,000 लोग हो गए थे, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे ऐसा होगा, तो मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन वगैरह पे हमने काफी काम किया है, तो थोड़ी प्रोडक्टिविटी जो है वो साइड पे इंप्रूवमेंट वैसे भी हो पा रही है। अब सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, इन नंबर्स में साफ इंडिकेशन मार्जिन्स पर प्रेशर का आया है। आपके मार्जिन्स करीब 200 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और यहाँ पर हम ये भी नोट कर रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस 58% बढ़े हैं। क्या वजह रही है इस स्पाइक की, और क्या ये 58% पर ही कायम रहेंगे?
देखिए वो 58% थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अपने आदमियों को लगा के किया तो एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाता है। आपने थर्ड पार्टी को इस्तेमाल किया तो सब कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड पार्टी को आपने मटेरियल के साथ में लिया तो मटेरियल कॉस्ट भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग में चला जाता है। तो एक्चुअली आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट तीनों मिला के अगर देखते हैं ना, तो उसका एक मिक्स होता है। तो इसलिए उस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एबिटा मार्जिन पे प्रेशर था, इस क्वार्टर में है, अगले क्वार्टर में भी थोड़ा रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस आपको पता है कि कहाँ जा रही है। एक तो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है, दूसरा हमारी जो ब्राजील की सब्सिडरी है, ऐसे ही वहां पे कोविड का बहुत इम्पैक्ट था ऑपरेशंस पे, तो कुछ उसमें जो एबिटा जो कम आया है उसका इम्पैक्ट है। तो बेसिकली ऐसे ही का इम्पैक्ट है और थोड़ा सा रॉ मटेरियल के प्राइसेस का इम्पैक्ट है। ओके सर, फाइनली क्योंकि आपने ब्राजील मेंशन किया, इंटरनेशनली क्या कहीं और बिजनेस इस समय इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर क्योंकि लार्जली हम देख रहे हैं बाकी देशों में अब कोविड की रिकवरी पर ज़्यादा फोकस है एज अगेंस्ट लॉकडाउन, तो योर डोमेस्टिक बिजनेस कंपेयर टू योर फॉरेन बिजनेस कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करें FY22 में? देखिए ग्रोथ डेफिनेटली टीएनडी में तो इंटरनेशनल में होगा, क्योंकि अगर मेरा इस साल का ऑर्डर इनटेक 3700 करोड़ रुपए है टीएनडी इंटरनेशनल में, जो लास्ट ईयर से 4 गुना ज्यादा है। तो ग्रोथ तो डेफिनेटली इंटरनेशनल में ज्यादा होगा। और जैसे आपने का लॉकडाउन वगैरह का, वैसे रिलैक्सेशन काफी है इंटरनेशनल में, लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी अपने हिंदुस्तान से लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने अपने बॉर्डर, जैसे ओमान है या यूएई है, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर रखे हैं। तो जहाँ पे हमारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं वहां हमारे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, पर जहाँ कुछ नए ऑर्डर्स मिले, जहाँ आदमी भेजने हैं, वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है अभी, बट अदरवाइज पोजीशन इंटरनेशनल में थोड़ी सी बेहतर है और साइड्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर केजरीवाल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बात केईसी इंटरनेशनल की। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक बार फिर, और यहाँ से आगे का आउटलुक भी गावा साहब से ले लेंगे। एक दो काउंटर्स भी हैं जिसमें आज एक्शन देखने को मिल रहा है। गावा साहब 12 महीनों में 100% लगभग रिटर्न दिए हैं 383 पर। केईसी इंटरनेशनल में ट्रेड है, हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा काफी बढ़ चुका है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, जो 500 के करीब चला गया। अब उसके बाद हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है करीब 375 में, अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो। लेकिन जो बेस्ट जगह है खरीदने की, जब 390 पार कर लेता है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए। लोअर लेवल पे करीब 350 के आसपास मिलता है और वहां पर से अच्छा बाउंस मिलता है, तो शायद वहां पर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वो एक बेहतर जगह होगी एंट्री करने के लिए। ओके, तो ये बात ठीक है, ये बात केईसी इंटरनेशनल की। तो सपोर्ट पर खड़ा है काउंटर, लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिले तो तेजी की पोजीशंस ली जा सकती हैं। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के हाल पर। हमारे जानकारों ने जो भी ट्रेड्स डाले उनमें कोई बदलाव नहीं किया है, और रिटर्न्स आपको मैं बता दूं क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। तो समित इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में 13% के रिटर्न्स इन्होंने फिलहाल दिखा दिए हैं। आशीष कयाल ने करीब करीब 7% के रिटर्न्स दिखाए हैं, और रूपक डे समय 5.5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। यह है फिलहाल अब तक की ताज़ा स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी, और आज बात करेंगे हम हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर के मैनेजमेंट के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।